दोस्तों जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। वेलकम टू अकेडमी ऑफ जियोपॉलिटिक्स। तो आपको पता है अकेडमी ऑफ जियोपॉलिटिक्स में हम डेली जियोपॉलिटिकल अपडेट्स देते हैं और उनके इनसाइट्स भी बताते हैं। तो क्या अब ईरान वॉर ख़त्म होने की कगार पर आ चुका है? क्या ईरान और यूएसए के बीच में कुछ ऐसी डील्स होने वाली हैं जिसके तहत ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अब उसको विराम में लगेगा? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें अब सामने आने लगी हैं जिसकी वजह से हम वो डॉट कनेक्ट कर पा रहे हैं कि हो सकता है अब डोनाल्ड ट्रंप और ईरान इनके बीच में कोई ऐसी डील फाइनल हो सकती है जिसके तहत ये युद्ध को अब विराम लगेगा। तो क्या क्या वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगा, वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो भी डील फाइनल डोनाल्ड ट्रंप करेगा, क्या वो डील अमेरिका के हित में है या वो ईरान के हित में है, मैं आपको वो भी बताऊंगा। अगर वो डील ईरान के हित में है तो ईरान उसको कैसे सेलिब्रेट करेगा, और अगर वो ईरान के हित में है तो ट्रंप उससे कैसे डिस्ट्रैक्ट करेगा, ये सारा कुछ मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। तो करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि हम यहाँ पर डेली जियोपॉलिटिकल अपडेट्स देते हैं और उनके इनसाइट्स भी बताते हैं। तो करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। आज की वीडियो की शुरुआत पहले मैं आपको स्लाइड्स दिखा देता हूं और ये बताता हूं कि एग्जैक्टली हो क्या क्या रहा है, क्या क्या कमेंट्स आ रहे हैं। अगर हम सबसे पहला कमेंट लें तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या स्टेटमेंट दिया था, ये कल का स्टेटमेंट है डोनाल्ड ट्रंप का। उन्होंने कहा कि वन ऑफ द वर्स्ट डील वाज मेड बाय आवर कंट्री एवर मेड बाय आवर कंट्री वाज द ईरान न्यूक्लियर डील, जो कि बैरक ओबामा ने करी थी। इसने कहा है कि इट वाज अ डायरेक्ट पाथ टू ईरान डेवलपमेंट a nuclear weapon, not so with the transaction currently being negotiated with Iran by the Trump administration. The exact opposite. In fact, the negotiations are proceeding in an orderly and constructive manner, and I have informed by representative not to rush to any deal. The time is on our side. The blockade will remain in full force and effect until an agreement is reached, certified and signed. Both sides must take their time and get it right. There can be no mistakes. Our relationship with Iran is becoming much more professional and productive one. बहुत अच्छे. They must understand, however, that they cannot develop a nuclear weapon or a bomb. I would like to thank thus for all the countries of the Middle East for their support and cooperation, which will be further enhanced and strengthened by their joining the nations of historic Abraham Accords, and who knows, perhaps the Islamic Republic of Iran would like to join as well. अब ये कह रहा है कि अब तक की सबसे वर्स्ट डील जो करी थी वो बैरक ओबामा ने करी थी। बैरक ओबामा मैंने आपको पहले भी बताया था, उन्होंने कहा था कि ईरान को उन्होंने 3.67 तक इनरिच करने के लिए यूरेनियम को दे दिया था, जो कि मेडिकल ग्रेड होता है। उसमें आप बिजली भी बना सकते हो और मेडिकल ग्रेड तक कुछ चीज़ें जैसे बनानी होती है कैंसर के इलाज के लिए, और भी काफ़ी ज़रूरी इलाज होते हैं जिसके लिए इनरिचमेंट चाहिए होता है, वो न्यूक्लियर के थ्रू हो जाता है। तो उससे करने के लिए उन्होंने बोल दिया था ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने। 2016 में आई गेस हुआ था। 18 में आकर इन्होंने आके कैंसिल कर दिया। 2016 में नहीं था, आई गेस थोड़ा सा पीछे हुआ था, लेकिन 18-16 के आसपास ओबामा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो फर्स्ट जिसकी हुई थी उन्होंने कैंसिल कर दिया था। तो अब उसी के बारे में ये बता रहा है कि भाई ये सबसे बेकार डील थी, मैं डील में लगा हुआ हूं और हमारे रिलेशनशिप ईरान के साथ चेंज हो रहा है, प्रोडक्टिव भी हो रहा है और प्रोफेशनल भी हो रहा है, और धीरे धीरे मैं एक नतीजे पे हम लोग पहुंचने वाले हैं कि डील कभी भी साइन हो सकती है, लेकिन मैं रोक रहा हूं कि जल्दबाजी मत करो, आराम से काम करो, क्योंकि हमने जो भी डील करनी है वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से करनी है, सब कुछ नजर में रखते हुए करनी है। ये हो गया ट्रम्प साहब का स्टेटमेंट। अब मैं आता हूं बेंजामिन नेतन्याहू क्या कह रहा है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। एट द एंड ऑफ द डे शुरुआत तो हमारे बीबी भाई साहब ने ही करी थी। I spoke last night with President Donald Trump about the Memorandum of Understanding to open the Strait of Hormuz and the upcoming negotiation towards a final agreement on Iran nuclear program. I express my deep appreciation to President Trump for his unwavering commitment to Israel security, including during the Operation Roaring Lion and Epic Fury, when American and Israel forces fought shoulder to shoulder against the Iranian threat. President Trump and I agreed that any final agreement with Iran must be eliminated the nuclear danger. That means dismantling the Iran nuclear enrichment sites and removing its enriched nuclear material from its territory. ठीक है। President Trump also reaffirmed Israel right to defend itself against threats on any front, including Lebanon. The partnership between us and our two countries has been proven on the battlefield and has never been stronger. My policy, like Trump, remains unchanged. Iran will not have a nuclear weapon. अब ये लोग भाई साहब वही कह रहे हैं कि
न्यूक्लियर वेपन पे कोई बात नहीं होगी। अच्छा, एक चीज इन्होंने और बहुत इंटरेस्टिंग बोली थी, नेतन्याहू साहब कह रहे हैं कि ट्रंप इसराइल की सिक्योरिटी के लिए बहुत चिंतित है और जितना भी चीज वो कर रहे हैं वो इसराइल की सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए कर रहे हैं। एक चीज इन्होंने ये बोली कि ट्रंप साहब ने ये बोला कि इसराइल हैज राइट टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ। तो राइट टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ के तहत वो किसी पे भी हमला कर सकता है। अगर कोई इसराइल पे हमला कर रहा है तो इसके तहत इसराइल किसी पे भी हमला कर सकता है। लेकिन जो मेन मुद्दे की बात थी, इन्होंने ये बोला दो चीजें। फर्स्ट, स्टेट ऑफ हॉर्मोज के ऊपर कोई एमओयू साइन होने वाला है। सेकंड, न्यूक्लियर वेपन पोजेस नहीं करेगा। और न्यूक्लियर वेपन के अंडर ही एक पॉइंट और बोला कि जो ऑलरेडी एनरिच यूरेनियम है उस पर भी ये लोग बातचीत करेंगे। ये तीन मोटी मोटी बात हुई है। इसके बाद ट्रम्प साहब का एक नया स्टेटमेंट क्या है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। इन्होंने कहा है, इफ आई मेक अ डील विद ईरान इट विल बी गुड एंड प्रॉपर वन, नॉट लाइक द वन मेड बाय ओबामा which gave Iran massive amounts of cash and a clear and open path to nuclear weapon. Our deal is exact opposite, but nobody has seen it or nor knows what it is. It isn't even fully negotiated yet. So don't listen to the losers who are critical about something they don't know about. Unlike those before me who should have solved the problem many years ago, I do not make bad deals. प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रम्प। तो भाई साहब को पता ही है, ये तो डील्स के ही मोहताज हैं। डील्स 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 करके ही इन्होंने सारी बातें कर रखी हैं और ये कह रहे हैं कि मैं कोई रश नहीं कर रहा हूं, लेकिन डील्स करने पे मैं जोर दे रहा हूं। अब ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, इज द ईरान वॉर एंडिंग, इट्स डाउन टू दीज 6 पॉइंट्स। 6 पॉइंट क्या है? विल ईरान सिंपली ओपन हार्मोस और गिव अप द पावर टू क्लोज इट? What happens to Iran nuclear capacity and not just its nuclear intent? How much of Iran missile arsenal services survives the deal? What will be able to sell? Will Iran be able to sell oil again? Will Iran get its frozen money back? What happens to Hezbollah and Iran other armed allies? अब टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से ये खबर आई है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो खबर ली है वो बेसिकली न्यूयॉर्क टाइम्स और रॉयटर्स को मिलकर ली है। दोनों ने मिलकर ये खबर निकाली है। अब एग्जैक्टली ये खबर क्या है मैं वो आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ कि ये 6 पॉइंट्स इन्होंने बोले हैं वो एग्जैक्टली 6 पॉइंट्स है क्या। तो जो 6 पॉइंट्स न्यूयॉर्क टाइम्स ऑफ इंडिया ने बोले हैं वो थे, सबसे पहला तो इन्होंने बोला था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे एग्जैक्टली होगा क्या, मतलब अगर इन दोनों के बीच में डील होती है तो इस डील के तहत ये लोग बात किस चीज पे कर रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या करना है डील को लेकर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में जो इन्होंने बोला है ना वो ये बोला है कि 60 दिन का एक एमओयू साइन होगा, जो एमओयू के बारे में अभी नेतन्याहू भी कह रहा था। तो एक एमओयू इन लोगों के बीच में साइन होगा कि 60 दिन तक, मतलब जब भी डील फाइनल होगी, चाहे आज हो चाहे कल हो, उस दिन से 60 दिन तक एक इनके बीच में डील फाइनल होगी जिसमें स्टेट ऑफ हॉर्मोज को पूरी तरीके से खोल दिया जाएगा हर एक शिप के लिए। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें लिखा गया है कि ईरान जो है इट विल हेल्प यूएसए एंड अदर कंट्रीज टू क्लियर द माइंस। जो इन्होंने माइंस बिछा रखे हैं स्टेट ऑफ हॉर्मोज में, उस माइन को क्लियर करने के लिए बोला जाएगा, ईरान के साथ हेल्प करी जाएगी। और प्लस इन 60 दिनों में कोई टोल भी वसूल नहीं करेगा ईरान, जो अभी कर रहा है। ठीक है जी। तो बेसिकली 3 पॉइंट है। एमओयू साइन होगा 60 दिन का, उस 60 दिन के एमओयू में फ्रीली पैसेज होगा, कोई टोल साइन नहीं होगा, प्लस ईरान मदद भी करेगा सारी कंट्रीज की माइन साफ करने के लिए। अभी फिलहाल के लिए एमओयू में ये साइन हुआ है। अगले पॉइंट में आते हैं न्यूक्लियर। ये जो न्यूक्लियर है इसमें दो चीजें टाइम्स ऑफ इंडिया ने बोली, अगर आपने ध्यान से देखा हो। सबसे पहले तो न्यूक्लियर कैपेसिटी और न्यूक्लियर इंटेंट। न्यूक्लियर कैपेसिटी बोले तो न्यूक्लियर का एनरिचमेंट करने के लिए इनके पास जो ऑलरेडी कैपेसिटी है, जो 3 इनके पास न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, फोर्दो और नितांत और वो सब, उसके बारे में कह रहा है। तो इनका क्या होगा? यूएसए के हिसाब से यूएसए ने बोला है कि ये तीनों के तीनों बिल्कुल बंद होंगे, जितने भी न्यूक्लियर साइट्स हैं। तीनों न्यूक्लियर साइट्स बंद होंगी, जितनी भी बड़ी न्यूक्लियर साइट्स हैं। छोटी एक आध कमर्शियल न्यूक्लियर साइट अमेरिका ईरान के साथ मिलकर खोलेगा और अमेरिका मदद भी करेगा एनरिच कराने के लिए, लेकिन ओनली 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 अप टू 3.67%, जो कि कमर्शियल ग्रेड तक होता है। 367 है या 37 है, ऐसा ही है, मतलब मोटा मोटा यही है। 3.67 3.37 ऐसा ही कुछ फिगर है। उतना ही एनरिच कर पाएगा ईरान, उसमें मदद करेगा आपका यूएसए। ये यूएसए की डिमांड है। ईरान कह रहा है कि मैं अपनी साइट्स को डिसमेंटल नहीं करूंगा। मैंने इतने साल में 40-45 साल तक मेहनत करी है, इतने सारे मेरे पे सैंक्शंस थे, उसके बावजूद मैंने ये साइट बनाई है और एनरिचमेंट चालू रखी है। इतनी मेहनत को मैं खराब नहीं होने दूंगा। इनमें छोटी मोटी खटपट है, देखो कहां जाकर सेटल होता है। दूसरी चीज अब आती है इंटेंट। इंटेंट बोले तो जो इनरिच्ड ऑलरेडी पड़ा है 440 किलोग्राम, उसका क्या? उसमें यह बोला गया है कि 440 किलोग्राम का जो इनका न्यूक्लियर वेपन है, जो एनरिच यूरेनियम है, उसके बारे में ये कह रहे हैं कि ईरान मान तो गया देने के लिए, लेकिन कैसे जाएगा, कहां जाएगा, इस पर अभी कोई बात क्लियर नहीं हो गई है। लेकिन ईरान मान चुका है कि मैं अपना न्यूक्लियर आर्सेनल देने के लिए तैयार हूं। जो एनरिच यूरेनियम इन्होंने कर रखा है अप टू 60%, वो मैं देने के लिए तैयार हूं। कहां देना है, कैसे देना है, उस पर अभी बातचीत हो रही है, फाइनल नहीं हुआ। इसमें मैं आपको एक चीज और भी दिखा देता हूं।
अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पर ये कहता है कि ईरान के पास वर्बल कमिटमेंट्स इन दोनों के बीच में हो चुकी है मीडिएटर अबाउट हाउ फार इट वाज विलिंग टू गो टू सस्पेंडिंग एनरिचमेंट एंड गिविंग अप न्यूक्लियर मटेरियल। मतलब वो ये देखना चाहते हैं कि ईरान कितना सीरियस है ये वॉर को खत्म करने के लिए, कि वो क्या करेगा इस चीज पे। अभी ये कह रहे हैं कि सीनियर इरानियन सोर्सेज आल्सो टोल्ड रॉयटर्स दैट ईरान हैड नॉट एग्रीड टू हैंड ओवर इट्स हाईली एनरिच्ड यूरेनियम स्टॉकपाइल, द न्यूक्लियर इशू विल बी एड्रेस्ड इन नेगोशिएशन फॉर अ फाइनल एग्रीमेंट एंड आर देयरफॉर नॉट पार्ट फॉर द करंट डील। मैंने अभी बताया कि यूएसए के हिसाब से इन्होंने बोल दिया है कि ईरान देने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान का जो स्पोक पर्सन है उसने कहा है कि मैं देने को तैयार नहीं हूं, लेकिन मैं इतना मान गया हूं कि 60 दिन में हम इस चीज पे बातचीत करेंगे कि कैसे देना है, क्या करना है और क्या होगा इस चीज पे। There has been no agreement over Iran's highly enriched uranium stockpile to be shipped out of the country, ऐसा इन्होंने बोला है। इसके बाद ये सबसे जरूरी पॉइंट है, जितने लोग कह रहे थे 440 किलोग्राम का है, ये देखिए ईरान is said to have 11 tons of uranium at various level of enrichment enough to build 100 nuclear weapons. As part of 2015 nuclear deal, the US and entered into Iran under Barack Obama. Iran has turned over about 97% of its stockpile to Russia. When Trump cancelled the deal his first term, Iran was free to enrich uranium. By now, it is said to have 440 kg of uranium, up to 60%, close to weapon grade. 2015 में इनके साथ डील फाइनल हुई थी, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया 2015 में इनके साथ डील फाइनल हुई थी, लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, जब फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन में आया था ट्रंप, तो उसने ये कैंसिल कर दी थी डील। अब वो कह रहा है कि 11 टन का तो है उसके पास, वो सारा ज्यादातर रशिया के अंदर है, लेकिन 440 किलो का इन्होंने 60% तक एनरिच कर दिया है। अब बातचीत उस पर चल रही है कि क्या होगा। ईरान कह रहा है कि मैं बात करने को तैयार हूं, लेकिन ये बातचीत तब होगी जब ये 60 दिन का एमओयू स्टार्ट होगा, स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स खुलेगा, हम लोगों की बातचीत शुरू होगी, मैं माइंड क्लियर करने को बोलूंगा, आप लोग और मेरी मदद करोगे, अपना ब्लॉकेट हटाओगे, उसके बाद मैं इन 60 दिनों में मैं बात करूंगा, विल बी डिस्कस्ड इन 30 to 60 डेज। ऐसे ईरान की डिमांड है जो अभी तक पता लगा। अगले पॉइंट पर आते हैं कि ईरान की मिसाइल्स जो ऑलरेडी उसके पास पोजेस्ड है, इसमें बैलिस्टिक आता है, हाइपरसोनिक, ये सारे मिसाइल्स है कि भाई इस पे क्या होगा। अब इजराइल पता है इसमें क्या कह रहा है, इजराइल कह रहा है कि यार तुम लोग डील कर रहे हो, नेतन्याहू इतना परेशान क्यों है। नेतन्याहू परेशान इसलिए है क्योंकि इजराइल का ये कहना है कि आप लोग डील तो कर रहे हो, लेकिन आप इस डील में कहीं पर भी उसके जो बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोग्राम है, मिसाइल्स का प्रोग्राम है, इस पर तो कोई बातचीत हो ही नहीं रही है। और अगर आप ध्यान से सोचो, अपने पास में जाओ, तो जब वॉर शुरू हुई थी तो 3 पॉइंट्स पे सारी बातचीत थी। सबसे पहला, आपकी रिजीम चेंज होगा, रिजीम चेंज को तो भूल जाओ, वो तो बिल्कुल ही खत्म सी होगी ये बात। न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने देंगे, न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करो, बैलिस्टिक मिसाइल के प्रोग्राम को हटाओ। ये 3 मेन बात थी। 3 में से सबसे पहला तो हट ही गया है, रिजीम चेंज तो भूल ही गए ये लोग, उसको चेंज होकर ले आए स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को, कि भाई स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स का क्या करना है। जो चीज़ ऑलरेडी खुली हुई थी उस पर वापसी आ गए ये लोग कि उसका करना क्या है, कैसे करेंगे, उस पर स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स पे पैसेज कैसे चालू होगा। एक स्टेटमेंट मैंने और भी देखी थी जिसमें पता है ट्रम्प क्या कह रहा है, ट्रम्प कह रहा है या उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लोग कह रहे हैं कि गिविंग ईरान द राइट टू होल्ड स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स इज मच मोर चीपर देन हैविंग अ न्यूक्लियर वेपन। मतलब ईरान का न्यूक्लियर वेपन होना वो बहुत ज्यादा कॉस्टली है, रादर देन हम उसको स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स का राइट दे दे कि यार चल तू देख ले अपने हिसाब से, जो तूने लो अपना जो टोल वोल लेना है, जो भी करना है उसके सारा तेरा। यहां तक ये लोग सोच रहे हैं। अभी आप कल्पना करिए कि कहां पर ये लोग आ गए हैं। मतलब कि जितनी भी चीजें मैं देख रहा हूँ ना, मैं वही देख रहा हूँ कि ये जो डील होती जा रही है ना, ये ईरान के फेवर में जाती जा रही है, धीरे 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 धीरे। यूएस दिखा रहा है कि ये तुम भाई मेरे को कोई जल्दी नहीं है, मैं अपने हिसाब से अपनी टर्म्स में, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ईरान की तरफ ये डील खिसकती जा रही है धीरे धीरे। आप मेंटालिटी सोचिए, वो बंदा ये सोच रहा है कि मैं उसको स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स का दे दूं और बदले में उससे न्यूक्लियर आर्सेनल ले लूं, उसका एनरिच्ड यूरेनियम ले लूं और न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर दूं। भाई न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान के लिए आप कोई मायने ही नहीं रखता। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तो भाई स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स बन चुका है। स्टेट ऑफ हॉर्मोज इज द न्यू न्यूक्लियर वेपन फॉर हिम। उसके लिए इससे बड़ा कोई न्यूक्लियर वेपन है ही नहीं। वो पानी के जल डमरू को बंद करने से आधी से ज्यादा दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला दे, इससे बड़ी चीज क्या है यार। न्यूक्लियर वेपन से मार के क्या, इंसान को मार के क्या मिलेगा। इंसान को मारने से कुछ नहीं होता, इंसान को तड़पाने से होता है, और वही वो कर रहा है। वो कह रहा है यार मेरे बंद करने से वो तड़प रहे हैं, इससे बेहतरीन चीज और क्या है। वो उसकी मेंटेलिटी वो हो चुकी है, और तुम उस न्यूक्लियर वेपन पे पड़े हो और ये न्यूक्लियर वेपन छोड़ रहे हो। ये मेंटालिटी हो चुकी है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये धीरे 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 सब कुछ ईरान की तरफ जा रहा है।
आगे चलता हूं कि ईरान की मिसाइल पे, बैलिस्टिक मिसाइल पे क्या बात होगी। तो ये हुआ है कि बैलिस्टिक मिसाइल पर ये लोग कह रहे हैं अभी इस चीज पर बातचीत कोई हुई नहीं है, इस एमओयू में कुछ साइन नहीं होगा। एमओयू के बाद इन 30 से 60 दिनों के अंदर अंदर हम बातचीत करेंगे कि बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोग्राम का क्या करना है। बट ट्रंप के दिमाग में बैलिस्टिक प्रोग्राम है ही नहीं। होगा भी क्यों भाई, ऐसी तो कोई मिसाइल है नहीं जो अमेरिका को पहुंच जाए। मिसाइल तो इसराइल तक ही पहुंचेगी, तो इसराइल की को चिंता ज्यादा है। चौथे पॉइंट पर आते हैं कि ऑयल की सेलिंग का क्या होगा। ऑयल की सेलिंग के लिए मैं आपको टाइम्स ऑफ इंडिया में फिर से लेकर चलना चाहूंगा कि ऑयल की सेलिंग पे इन लोगों की क्या बातचीत हुई है। ऑयल की सेलिंग पर ईरान ये कह रहा है, यस अंडर द रिपोर्टेड ड्राफ्ट बट प्रोबेबली अंडर टेम्परेरी एट फर्स्ट। Axios reported that US would waive sanctions on Iran to let it sell oil freely during 60-day ceasefire in the first phase of the deal. Iran would clear the mines in the Strait of Hormuz in exchange. The US would lift its blockage on Iranian ports and issue some sanctions waiver. The Tasneem agency said. The first oil sanction go back 90, ये सब पुरानी चीजें बता रहा है। अब आप ये देखिए कि वो ब्लॉकेड हटाने की तो बात कर ही रहा है, ब्लॉकेड तो वो हटा ही रहा है, वेवर्स भी दे रहा है कि भाई तुम एक काम करना, तुम इन 60 दिनों में आराम से बेचो, दबा के बेचो ऑयल, कोई दिक्कत नहीं है हमको, सब एकदम बढ़िया है, 60 दिन तक ऑयल बेचो। ठीक है, इसमें ना मैं एक काम करता हूं, ये जो है ना फ्रोजन एसिड, इसको भी यही इंक्लूड करके आपको दोनों स्लाइड का बता रहा हूं। 60 दिन तक क्या बोला गया है, 60 दिन तक ये बोला गया है, एक तो ऑयल बेचो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हमारी मदद करो कि माइंस हटाने में हमारी मदद करो, इसके बदले तुम ऑयल्स बेचो, जितना मर्जी बेचो, कोई ऐसी बात नहीं है। दूसरी चीज फ्रोजन एसिड, फ्रोजन एसिड को भी मैं इसी में कंक्लूड करूं तो ये कह रहा है कि फ्रोजन एसिड को हम एकदम से तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन धीरे 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 करके हम आपके फ्रोजन एसिड्स को भी क्लियर करते जाएंगे। कहते हैं कि लगभग मेरे हिसाब से, मैं एक बार फिगर भी चेक कर लेता हूँ कितना है, कहीं ना कहीं गलत फिगर ना बता दूं। फ्रोजन एसिड्स का जो फिगर इन्होंने बताया था 100 बिलियन के आसपास, मेरे दिमाग में 111 आ रहा था, बट ये 100 बिलियन के आसपास इनका फ्रोजन एसिड्स है। तो ये 100 बिलियन के जो फ्रोजन एसिड्स है ना ईरान के, वो कह रहे हैं हम 3-4 हिस्से में खोलेंगे, 3-4 पार्ट्स में खोलेंगे, मतलब धीरे धीरे, जैसे 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 अगर आपने हमारे साथ एक तो माइंस हटा दिया, चलो आपको तेल भी बेचने देंगे, हम पहला हिस्सा भी आपका खोल देंगे कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल 100 बिलियन है तो 25 बिलियन के 4 हिस्सों में बांट दिया, तो 25 बिलियन छोड़ दिया, ये चलो ठीक है, आपने पहली बात हमारी मानी, 25 बिलियन छोड़ दिया। दूसरी बात हमारी मानो, एनरिच यूरेनियम को छोड़ दो, 440 किलो जो आपके पास पड़ा है, दूसरा हिस्सा भी आपका छोड़ देंगे। मतलब वो कह रहा है कि धीरे धीरे हमारी बात मानते जाओ, आपका फ्रोजन एसिड भी हम खोलते जाएंगे। मतलब सबसे पहला बात तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे ही कर दिया इसने, पहला हिस्सा तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे ही खोल दिया, जो चीज ऑलरेडी खुली हुई थी, जो इस युद्ध का पार्ट ही नहीं थी, जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा था, जिसको किसी से कोई मतलब ही नहीं था, उसमें वो कह रहा है कि हमको कोई दिक्कत नहीं है, आप फ्रोजन एसिड्स को हम आपका खोल देंगे अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को खोल देंगे। मैं कह रहा हूं ना, इंच पर इंच आप ईरान के तरफ झुक रहे हैं। ऑयल सेलिंग, फ्रोजन एसिड्स, ये मैंने आपको समझा दिया। छठा पॉइंट आता है प्रॉक्सीज। प्रॉक्सीज पे आप ध्यान दोगे तो हिजबुल्ला और हुतीस, ईरान चाहता है कि आप हिजबुल्ला को अलग रखें। हुतीस के बारे में ज्यादा ईरान नहीं बोलता क्योंकि हुतीस को इसने इंक्लूड भी नहीं करा इसमें। हुतीस यमन में है नीचे, वो बाबर मंडेब को कंट्रोल करने के काम आते हैं। हिजबुल्ला के बारे में कंसर्न इसको इसलिए है, वो कह रहा है कि लेबनान में टोटल इस टाइम इसराइल का कंट्रोल हो रखा है। कंट्रोल इन मतलब कैप्चर नहीं करा इसराइल ने, लेकिन इसराइल काफी हद तक अंदर घुस चुका है और दिन प्रतिदिन लेबनान के जितने भी गुटों को मारे जा रहा है, लेबनान में हिजबुल्ला के गुटों को मारे जा रहे हैं लगातार पर लगातार, हर रोज खबर आती है, आप कभी भी न्यूज खोल के देख लेंगे, देखेंगे आज यहाँ मारा, आज वहां मारा, इस हिस्से को मार दिया, हिजबुल्ला के इतने लोग मर गए, हिजबुल्ला के उतने लोग मर गए। सॉरी। तो इसके चक्कर में भी इन्होंने बोला है कि आप हिजबुल्ला के बारे में हमारे साथ क्या करेंगे, इस चीज पर भी बातचीत अभी चल रही है। मेन बात अब देखिए, मैं अब ईरान की इसमें थोड़ी सी बात करता हूं। ईरान पूरे तरीके से आपके हमास को भूल चुका है। अब ये जितने भी प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, ये किसके अंडर आते हैं, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के अंदर आते हैं। आपको पता है एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस मेन मतलब रीजंस काफी थे बनाने के, मेन रीजन क्या था, पैलेस्टीन। पैलेस्टीन का मेन ग्रुप कौन है, हमास। ना तो ईरान पैलेस्टीन की बात करता है, ना हमास की बात करता है, और ये जितने भी एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के लोग हैं, ईरान ने जोड़ा ही उनको इनके नाम पर था, पैलेस्टीन के नाम पर। आज के दिन पर ये पैलेस्टीन को पूरी तरीके से भूल चुका है। इसको कहते हैं मतलबी स्वभाव, जहां आपका मतलब निकले आप वहां चल दो।
ऐसे सब करते हैं यार, ट्रंप भी करता है, हम भी करते हैं, सबको करना पड़ता है। ये तो छोटा सा एग्जाम्पल था बताने के लिए, उसका इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, बट हाँ मैंने आपको फिर भी बता दिया। तो अब छठा पॉइंट ये आता है कि प्रॉक्सीज के साथ क्या होगा, हिजबुल्लाह और हुतीस। इजराइल कहता है कि आपको इन दोनों को तो एमओयू से और जितनी भी डील है इससे बाहर रखना पड़ेगा भाई, क्योंकि मेरे पास राइट टू प्रोटेक्शन है। और ये इसने ट्वीट में भी बोला है कि ट्रंप मेरे राइट टू प्रोटेक्शन, राइट टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ, इस पे मेरा साथ पूरा देता है। और इस चीज के लिए वो कहता है कि अगर कोई इसराइल पे हमला करेगा तो इसराइल उस पर वापस हमला करेगा। ईरान देखो ज्यादा हमला इसराइल पे कर नहीं सकता, इसराइल भी 2200-2300 किलोमीटर आई गेस है, इतनी दूर। सबसे ज्यादा खतरा है आपको हिजबुल्ला से, इसराइल को। तो इसराइल कह रहा है अगर आपने एमओयू में या किसी भी डील में हिजबुल्ला को ले लिया कि इसराइल हिजबुल्ला पे अटैक नहीं करेगा, उसको तो सीधा सीधा थ्रेट है इस चीज से। तो नेतन्याहू कह रहा है कि भाई आपको इन दोनों को तो बिल्कुल डील से बाहर रखना पड़ेगा। अब अमेरिकन क्या कह रहे हैं कि आई कांट से एनीथिंग, ही इज नॉट श्योर अबाउट इट। मतलब वो किसी भी डील को क्रैक करने के लिए कुछ भी कर सकता है, तो हो सकता है कि इंक्लूड कर दे, हो सकता है ना भी करे, बट ही इज नॉट श्योर अबाउट इट। ही इज नॉट श्योर अबाउट मेनी थिंग्स इन हिज लाइफ, आई डोंट नो व्हाट ही श्योर अबाउट इन हिज लाइफ, तो ही इज नॉट श्योर अबाउट इट। अब ये 6 पॉइंट्स में आपको मैंने ये समझा दिया कि भाई डील होना बहुत करीब है और इंच पर इंच डील कहीं ना कहीं ईरान की तरफ होते हुए नजर आ रही है। अब मैं आता हूं अपने वीडियो के दूसरे हिस्से में। मेरे वीडियो का दूसरा हिस्सा ये है, मैंने आपको ये बताया कि डील हो सकती है, डन। थोड़ी थोड़ी आपको लग रहा है ईरान के फेवर में लग रही है, डन। अब अमेरिका ने इस डील, इस वॉर में अब तक मोटा मोटा कहते हैं $25 बिलियन का तो इसमें खर्चा कर दिया, वेपनरीज का आई गेस $45 बिलियन का इस भाई ने खर्चा कर दिया, रिप्लेसमेंट का और जितने भी बेसिस वेसिस जले हैं उस चीज का। तो मोटा मोटा 60 से 70 बिलियन डॉलर का आप मान के चलो खर्चा ये कर चुका है। अब अगर कोई डील फॉर एग्जांपल होती है कोई क्रैक इनके बीच में, और वो डील अगर आप सोच के चलिए ईरान के फेवर में हो गई, मिड टर्म कब है, नवंबर में, डील आप मान के चलो मई चल रहा है, ज्यादा से ज्यादा आप मान लो कि जून तक हो जाएगा, जून ऑफ फर्स्ट वीक तक। मैं पक्का नहीं कह रहा, मुझे नहीं पता, हो सकता है नहीं भी हो सकता, बट मैं ऐसा बोल रहा हूं कि बाय चांस आप सोचो जून तक हो गया, जून जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर भी ले लो, अक्टूबर का आधा, अक्टूबर आधे के बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अक्टूबर का आधा, इतने महीने ट्रंप को जवाब देना भारी पड़ जाएगा कि भाई तुमने डील तो कर ली, लेकिन किस बिहाफ में डील करी, तुमने उसका स्टॉक पाइल छोड़ दिया, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं, मुझे नहीं पता क्या डील होगी, लेकिन फॉर एग्जाम्पल तुमने उसका बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोग्राम छोड़ दिया, स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स तो खोल दिया लेकिन वो तो वैसे ही खुला हुआ था, तुमने इस युद्ध में जीता ही क्या, 60-70 बिलियन डॉलर तुमने तबाह कर दिए, जला दिए। ट्रंप का जवाब देना मुश्किल हो जाएगा इन सबको चीजों को लेकर। अब देखो आप लोगों के दिमाग में आ रहा है, मेरे दिमाग में आ रहा है कि हाँ यार ट्रंप का जवाब देना मुश्किल होगा, तो यार उसके दिमाग में तो पहले से ही आ रखा होगा, पागल तो वो है नहीं, प्रेसिडेंट है, 2 बार बन चुका है, $1 बिलियन कंपनी चला रहा है, तो दिमाग तो उसके अंदर बहुत है। अब वो दिमाग को हम थोड़ा सा डिकोड करेंगे कि एग्जैक्टली है क्या। उस डिकोडेशन में मैंने जो चीज निकाली है मैं वो बताता हूं। ट्रंप जानता है कि कहीं ना कहीं डील जो है वो ईरान की तरफ जाती जा रही है। अब उससे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ट्रंप क्या क्या कर रहा है उस पर बात करते हैं। सबसे पहला ये मैंने चाइना जो डील लिखी है ये ऊपर लिखा हुआ है, वो आपको कैमरे में नजर नहीं आ रहा है इसलिए मैंने नीचे लिखी है, बट ट्रंप का जो सबसे पहला डिस्ट्रैक्शन था वो पहले से जानता था ये होने वाला है। देखिए ये जो चाइना डील है ना, मैं इसको कवर करके फर्स्ट लिख रहा हूं, पहले भी मैं वीडियो में बता चुका हूं कि ये जितनी भी विजिट्स होती हैं, बीजिंग विजिट हो गई या मार्को रूबियो इस टाइम आपका वहां आया हुआ है, इंडिया आया हुआ है, ये एकदम से फाइनल नहीं होती है, पहले से ही सब कुछ तैयारी कर रखी होती है इस चीज के लिए कि इस फलाने मंथ में लगभग इन दिनों में हमारा बंदा वहां जाएगा। ठीक है जी। अब मैं ये चाइना डील को अगर मैं पहला डिस्ट्रैक्शन बोल रहा हूं तो आप ये मत समझना कि भाई इसको लगा तब इसने चाइना में आने के लिए, बीजिंग में आने के लिए अपना प्रस्ताव रखा, नहीं, आना पहले से ही था, लेकिन जब पहली बार उसने आना था तब तो ये प्लान तो ऑलरेडी हो चुका था, लेकिन इसमें चेंजेस आया। चेंजेस क्या आया, जब ईरान वॉर शुरू हुआ लेकिन चाइना जाने का प्लान पहले से था, ट्रंप के दिमाग में यही था कि ईरान इज इक्वल टू वेनेजुएला। उसने ये सोचा था यार वेनेजुएला वाज अ पीस ऑफ केक फॉर मी, आई जस्ट डिड इट इन 3 आवर्स, 3 घंटे में मैंने उसके बंदे को उठा के अपने यहाँ ले आया, कोई मिलिट्री एक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं हुआ। क्या वेनेजुएला में ज्यादातर लोग उसकी सरकार के बिक गए थे, जिसकी वजह से अटैक नहीं किया गया, छुटमुट कुछ चला, जो हुआ उसको भी बंद करके अपना अमेरिकन 3-4 घंटे में वापस आ गए। ये हुआ था मोटा मोटा अगर आपको मैं बताऊं तो। ईरान को वेनेजुएला समझा, उसने कहा कि यार ये 3 घंटे में हो गया, ये ज्यादा 3 दिन में हो जाएगा, चलो ईरान थोड़ा सा
बड़ा है और 40 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो क्या हो गया, हम तो अमेरिकन हैं, 3 दिन में निपटा देंगे मोटा मोटा। हुआ क्या, इन्होंने तो चने चबवा दिए। तो जब ये चीज वो समझ रहा था कि ईरान इज इक्वल टू वेनेजुएला, उसको लगा यार मैं तो जीत जाऊंगा, वेनेजुएला में भी हो गया, ईरान में भी हो जाएगा, दो दो इतनी बड़ी बड़ी जीत हो जाएंगी, फिर जाऊंगा मैं चाइना में डील करने और बढ़िया डील लेके आऊंगा, शी जिनपिंग के मुंह पे जाकर बोलूंगा अरे देखो दो दो कंट्रीज को कब्जा लिया, वेनेजुएला को ले लिया, ईरान को ले लिया, तेरे तेल के सारे भंडार बंद कर दिए, वेनेजुएला से तेरे को सस्ता तेल आता था वो बंद करा दिया, ईरान से तेरे को सस्ता तेल आता था वो बंद करा दिया, अब तू मेरी बात सुन। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि इन्होंने तो इसकी नींद उड़ा दी, ईरान ने, IRGC वालों ने तो तोते उड़ा दिए भाई के। तो फिर गया ये चाइना फिर भी, लेकिन अब ये डील करने गया था इसलिए कि कोई बड़ी डील, कोई बिजनेस डील हो जाए मेरी चाइना के साथ, तो यार जो यहां पर ईरान की तरफ डील मेरी जो होने वाली है वो ईरान की तरफ जाती हुई नजर आ रही है, तो इज्जत बचाने के लिए मैं ये दिखा दूंगा कि देख मैंने चाइना के साथ कितनी बड़ी डील कर दी। तभी तो मैंने आपको बताया था $20 ट्रिलियन, ट्रिलियन विद टी के लोगों को लेकर गया था, जिनको नेटवर्थ नहीं कहूंगा मैं, उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैप जिनका $20 ट्रिलियन है कुल मिलाकर, उन सबको लेकर गया था ट्रंप कि भाई कोई बढ़िया डील कर लेना। इनवीडिया को बोला भाई तू कर लियो, इलॉन को बोला भाई तू भी कुछ प्लांट लगाने की बातचीत कर लियो, लेकिन चाइना ने क्या दिखा दिया, ठेंगा। उसने कहा कुछ नहीं है भाई, तू मेरी बात सुन, तू ताइवान पे मत बोल, और रेयर अर्थ में अपने हिसाब से दूंगा, और मेरे को चिप्स दे दियो, जरूरत है मुझे, इतने चिप्स मेरे को पहुंच जाने चाहिए। ये हुआ चाइना में, चाइना को अपनी डिक्टेट करने गया था टर्म्स, चाइना से डिक्टेशन लेकर आ गया भाई हमारा। तो ये जो डिस्ट्रैक्शन थी पहले वाली तो फेल हो गई, चाइना की डील तो हुई नहीं, तो अब और डिस्ट्रैक्शन की तरफ चलो। दूसरी डिस्ट्रैक्शन हो गई इंडिया डील। इसको करने के लिए किसको भेजा भाई ने, मार्को रूबियो। मार्को रूबियो कोलकाता भी गया था क्रिश्चियन मिशनरीज के पास, वो क्यों गया था वो मैं कभी आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन वो भी अमेरिका ने भी अपना एक एजेंडा लेकर भेजा था यहाँ पर, अपने आप को बचाना तो था ही, लेकिन एजेंडा लेकिन फिर भी भेजा था। क्या था वो मैं आपको फिर आगे कभी और वीडियो में बताऊंगा, बहुत जरूरी बात है वो भी। तो इंडिया डील के लिए भेजा मार्को रूबियो को। इंडिया डील में वो क्या क्या करना चाहता है, सबसे पहला तो बेचना चाहता है ऑयल हमको, दूसरा जेट्स, अब ये जेट्स की कहानी मैं अगले आपको स्लाइड पे दिखाता हूं, तीसरा वेपन्स, ये सारी चीजों के लिए ये आया था कि भाई ये सारी चीजें कर करा, मैंने बहुत तगड़ा रायता फैला दिया था, तू रायता को जाके समेट, इसके लिए रूबियो को भेजा गया। अब मैं ऑयल की बात करूं, ऑयल की बात मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि वेनेजुएला की जो एक्टिंग प्रेसिडेंट है वो अगले हफ्ते आ रही है। इसके बारे में बताया किसने, रूबियो ने यहां आकर, कि भाई अगले हफ्ते वेनेजुएला की एक्टिंग प्रेसिडेंट आपके पास आ रही है, उसके साथ बैठकर आप ऑयल की डील कर लेना। वेनेजुएला किसके अंडर है, अमेरिका के अंदर। तो ऑयल बेचने पे वो लगा हुआ है और वो चाह रहा है कि इंडिया के साथ कोई बहुत बड़ी डील मेरे साथ हो जाए कि मैं दिखा सकूं। चौथी चीज क्या करने चाला है, मोदी जी को बुलाया इसने अमेरिका, कब, लेटर दिस ईयर। लेटर दिस ईयर कौन सा कंसिडर होता है, लेटर दिस ईयर बोले तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दैट इज कॉल्ड लेटर दिस ईयर। तो मोटा मोटा अक्टूबर के आसपास ही बुलाना चाहता है। क्यों बुलाना चाहता है वो मैं नीचे आकर आपको बताऊंगा, लेकिन वो बुलाने के लिए गया है। अब हम इसी पॉइंट पर बैठे हैं, तो अब दिखा देता हूं मैं कि ये क्या चापलूसी भाई हमारा करने में तुला हुआ है। ये देखिए, Good evening. All right, before I give my speech, I just got a call from a special guest who's on the line. Can you hear us, Mr. President? I can't hear you. I'm India. I love India. So I know you're there, and I hope you make a good speech. You have to be representative of our country, Sergio. But I just want to say hello to everybody. I love the Prime Minister. Modi is great. He's my friend. And I just want to say a very, very good evening to everybody. It's morning here and it's evening there. And I just want to say you're great. And we've never been closer to India. And India can count on me 100% and our country. If they ever need help, they know where to call. They call right here. We're doing well. We're setting records. We have a record economy, a record stock market. And anything India wants to get, I'm a big, big fan of Prime Minister Modi. Thank you, sir. Marco Rubio's here. Any advice for a great Secretary of State? Well, Marco's the greatest. He's going to be going
तो ये आपने चापलूसी भाई कर रहा है। अब ये कह रहा है नेवर बीन क्लोजर टू इंडिया। वो बेसिकली मोटा मोटा ये कह रहा है कि भाई थोड़ा बहुत जेट वेट हमसे भी खरीद लो, तुम इतना कुछ हमसे खरीद चुके, जेट नहीं खरीदते, आपको पता ही है जेट में सबसे ज्यादा मार्जिन होता है। भाई ने ये बोला, अभी 1 घंटे पहले खबर आई है कि इंडिया फाइनलाइज 3.25 लाख करोड़ डील प्रपोजल फॉर 114 रफाल। द लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू द प्रपोज परचेज ऑफ 114 फाइटर जेट्स अंडर IAAF लॉन्ग डिलेड MRFA प्रोग्राम विद फ्रांस एक्सपेक्टेड टू रिसीव इन द कमिंग वीक्स। यहाँ पर वो बोल रहा था कि भाई मेरे साथ जेट खरीद लो, मोदी जी ने वहां पर डील और क्लोज कर दिया, उस डील की तरफ और आगे बढ़ गए, जो रफाल के साथ ऑलरेडी प्रपोज चल रहा था 114 जेट्स का। तो ये हुआ था। अब इंडिया डील भी मैं फेल तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि ऑयल तो हमने वेनेजुएला से खरीदना बढ़ा ही दिया है, ऑयल खरीदना तो बढ़ा ही दिया, लेकिन इसके आने से नहीं बढ़ाया है, वैसे ही हमने बढ़ा दिया है, क्योंकि हमारे पास वेनेजुएलन ऑयल को रिफाइन करने की टेक्नोलॉजीज हैं। वी आर वन ऑफ द कंट्रीज दैट कैन रिफाइन द वेनेजुएलन हैवी ऑयल दैट वी कैन रिफाइन। सो सस्ता भी आ रहा है, बढ़िया भी आ रहा है, प्रॉब्लम वैसी ही चल रही है, तो हम वेनेजुएला से ऑयल तो ऑलरेडी खरीद रहे हैं, बट इसके आने से ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। दूसरा, जेट्स, ये मुझे नहीं लगता होगा, क्योंकि अमेरिकन वेपनरीज पे हम लोग भरोसा नहीं करते। वाई? क्योंकि अमेरिकन आर मूडी, उनको मूड स्विंग्स आते रहते हैं। आज हमारी कोई बात पसंद आई, सामान दे दिया, कल को बात पसंद नहीं आई, मना कर दिया कि भाई मैं नहीं दे रहा, या फिर डायरेक्टली मुंह पे मना नहीं करा, अरे सर जी अभी ये दिक्कत है, फलाना हो गया, बिजली गिर गई, तो मेरे यहाँ तो बिजली नहीं आ रही। तो ये मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मतलब ऐसे बहाने मार के ये मूड स्विंग्स दिखाते हैं अपने, इसलिए वी कैन नॉट ट्रस्ट देम। वी कैन ट्रस्ट ऑन फ्रांस, सो वी हैव secured a deal with France. We trust Russians. We already buy too much weapons from Russia. We buy too much technology from Russia. Defense system S-400 we bought from Russia. S-500 पे बात चल रही है. So we trust on Russia. Russians are not like Americans, but Americans we cannot trust them. So ये मुझे नहीं लगता। वेपन्स छोटे मोटे हम खरीदते ही रहते हैं, ऐसी बात नहीं है, वेपन्स तो अमेरिकन खरीदते ही रहते हैं, हेलीकॉप्टर्स खरीदते हैं, वेपन्स खरीदते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और मोदी जी की अमेरिका का क्या, ये मैं आपको बाद में जाके बताऊंगा, बट मैं ये नहीं मानता कि इंडिया डील फेल हुई, लेकिन ये इंडिया की छोटी मोटी चीजों को भी बहुत ढिंडोरा पीटेगा। तीसरे पॉइंट पर आते हैं क्यूबा। क्यूबा आपको पता ही है, कब्जा लूंगा, आज कब्जा लूंगा, कल कब्जा लूंगा, परसों कब्जा लूंगा, वो पड़ा हुआ पीछे उसके। ये डील फाइनल करते ही ना, क्यूबा के पीछे बहुत तगड़े तरीके से पड़ेगा। एक वॉरशिप भी उसने लगा दी है, एक वॉरशिप भी क्यूबा पे, वो क्यूबा के आसपास लगाने के लिए भेज दिया भाई ने। तो अगला आएगा क्यूबा नंबर, वेनेजुएला। अब आप बोलोगे वेनेजुएला क्यों लिखा? वेनेजुएला लिखा इसलिए भाई कि वेनेजुएला जीत तो ये पहले ही चुका है जनवरी में, लेकिन ये ढिंडोरा पीटना शुरू करेगा, इस वेनेजुएला का ढोल का ढिंडोरा ये पीटना शुरू करेगा। 3 घंटे में कर दिया, 3 घंटे में कोई नहीं कर सकता। ऐसी बातें अब आपको बहुत सुनने को मिलने वाली ट्रम्प से। अभी प्रचार कुछ दिन में शुरू हो जाएगा ट्रम्प का, तो ये बात आपको सुनने को मिलने लगी। यूएफओ फाइल्स सबसे पहले आई थी 8 मई को, दूसरी आई 22 मई को, फर्स्ट फाइल, सेकंड फाइल। इसके मागा सपोर्टर तो आपको पता ही है तो ये इन चीज चक्करों में पढ़ाने का बैठा हुआ है कि यूएफओ फाइल है भाई, एलियंस है एलियंस। हो ना हो, तुम्हें क्या करना है यार, तुम अपनी कंट्री पे ध्यान दो, लेकिन भाई ने इस पे बिजी कर दिया, अरे एलियंस पे ध्यान दो, क्या करा ईरान वॉर से, तुमको क्या करना, अरे तुम इसको देखो। तो ये यूएफओ फाइल्स भी एक डिस्ट्रैक्शन है जो लगा हुआ है। ग्रीनलैंड कनाडा, इस पे भी अभी बातचीत आप देखना बहुत ज्यादा शुरू होने वाली है। ये फिर बोलेगा ग्रीनलैंड ले लूंगा, ले लूंगा, ले ही लूंगा, अब की बार तो होगा क्या हो पता नहीं, कह नहीं सकता, लेकिन ये अब शुरू हो जाएगा। कनाडा 51st स्टेट बना दूंगा और तुझे बनाऊंगा अपना मेयर तो ये इस पे भी बातचीत अब बहुत शुरू होने वाली है, आप देखना। मोदी इनवाइट टू यूएसए, ये बहुत जबरदस्त चीज है भाई, ये बहुत बढ़िया चीज है, इसके बारे में मैं आपको अब आपको ये बताइए कि नवंबर में मिड टर्म्स हैं, बहुत बार बोल चुका हूं, बहुत वीडियो में बता चुका हूं। अब ये नवंबर का जो मिड टर्म है ना भाई, इस मिड टर्म में जैसे हमारे यहां होता है वैसे वहां पर भी होता है, गुटों में बटा है। उसमें से एक बहुत बड़ा गुट है इंडियन अमेरिकन्स, द इंडियन अमेरिकन्स, IA। अब इंडियन अमेरिकन का क्या है ना, इंडियन अमेरिकन ज्यादा खुश है नहीं। क्यों नहीं है? सबसे पहला तो रीजन है उसका H1B वीजा, H1B वीजा महंगा कर दिया। दूसरा, आए दिन अमेरिकन, ये जो मागा सपोर्टर्स है, ये इंडियंस को बोलते रहते हैं कि तुम हमारी नौकरियां खा गए, तुम हमारी नौकरियां खा गए। इस चीज पर भी ट्रंप ने कोई रिएक्शन दिया नहीं, जिसका गुस्सा उनके अंदर बहुत ज्यादा है। सेकंड रीजन, मागा सपोर्टर्स।
मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाले सपोर्टर्स है, मागा मतलब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये ट्रम्प के सपोर्टर्स है। ऐसे और 2-3 रीजन है जिसकी वजह से इंडियंस जो है वो थोड़े बहुत खफा हैं, और उसको इस चीज की हिंट है कि ये मेरे खिलाफ वोट करेंगे। उसके लिए भाई ने बोला, मोदी जी लेटर दिस ईयर आ जाओ। अभी मोदी जी ने हाँ करा ना करा है, अभी हाँ नहीं करा इस चीज के लिए, बट इनवाइट कर चुका है वो। और ये चापलूसी जो अभी आपको वीडियो दिखाई, वो चापलूसी भी कर रहा है। तो मोदी जी आ जाओ, भाई के लिए वोट मांग लो। वैसे पिछली बार जब मोदी जी ने मांगा था तो हार गया था, जो बाइडन आया था, ये भी आपको बता दूं। लेकिन फिर से बुला रहा है, कह रहा है भाई आ जाओ, आपकी पॉपुलैरिटी पहले से बहुत ज्यादा हो चुकी है, पहले कम थी अब तो बहुत ज्यादा है। आप जहां जाते हो ढोल नगाड़े पीटने शुरू हो जाते हैं, भीड़ लग जाती है, इतनी भीड़ लग जाती है, सड़कें भर जाती हैं, स्टेडियम्स भर जाते हैं, समझ में ही नहीं आता। तो अब तो आ ही जाओ आप, और मेरे लिए थोड़ा। तो मोदी जी, ये भी एक तरीके का डिस्ट्रैक्शन है। क्वाड, अब आप बोलोगे भाई ये क्वाड क्या है? क्वाड इज क्वार्टरलेटरल। क्वार्टरलेटरल में कौन कौन आता है? यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान। ये बना गया था वो फ्लड के आसपास के दौरान में, 2007 के आसपास, 2004 के आसपास बनाया गया था। इनफॉर्मल था, 2007 में इसको फॉर्मलाइज कर दिया गया था। 2007 में इन 4 कंट्रीज के बीच में ये क्वाड चलता है। इनकी टाइम टू टाइम मीटिंग्स होती हैं हर साल। इट इज नॉट अ डिफेंस पैक्ट, इसमें कोई भी कंट्री डिफेंसिवली किसी के साथ बंधित नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि यूएसए पे अटैक हुआ तो इन तीनों पे अटैक हो समझा जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इसमें बातचीत हो भी रही थी तो इंडिया ने अपने आप को रिस्ट्रेन किया था कि भाई मैं इस चीज में नहीं पड़ूंगा, अगर आपके ऊपर कोई हमला है तो मैं अपनी आर्मी नहीं उतारूंगा। तो इट इज नॉट अ डिफेंसिव पैक्ट, बट इट इज वेरी, मतलब इसको कंसिडर किया जाता है कि इट इज वेरी प्रोग्रेसिव, एक इनके बीच में फॉर्मेट है। लेकिन इसको ट्रंप अपने स्टार्टिंग के ईयर में इज्जत नहीं देता था। स्टार्टिंग ईयर मतलब पहले बार में भी नहीं दिया, और इस साल में भी इसने काफी क्वाड के बारे में बोला है कि इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। लेकिन अब मार्को रूबियो को क्वाड के समिट जो नवंबर दिसंबर में होने वाली है, उसका अभी एक ब्रीफिंग है, ये अभी 26-27 के आसपास। आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मेरे आज 25 तारीख है, तो 26-27 के आसपास इनकी एक क्वाड की ब्रीफिंग मीटिंग है कि नवंबर में हम क्या बातचीत करेंगे। उसके लिए मार्को रूबियो इंडिया में आया हुआ है। तो अब क्वाड में इतनी इज्जत क्यों दे रहा है ट्रंप? क्वाड में इसलिए इज्जत दे रहा है कि भाई ये ना यूएसए में तो मागा सपोर्टर है, थोड़ा उनको करेगा। ऑस्ट्रेलियन जो लोग हैं उनके वोट बैंक को भी थोड़ा सा बोलेगा कि हमने तो ऑस्ट्रेलिया के साथ छोटी मोटी ये सारी चीजें कर ली। जापानीज लोग जो हैं, तो आपको पता ही जापानीज का, इजराइल मेरे ख्याल से ज्यूज के बाद सबसे ज्यादा जो लॉबिंग चलती है वो जापानीज की चलती है। ज्यूज के बाद सबसे ज्यादा जापानीज की चलती है। तो जापानीज वोट भी काफी जरूरी है अमेरिका में, तो उनको भी थोड़ा सा वोट बैंक को पकड़ने के लिए। और इंडियन वोट बैंक तो आपको बता ही दिया, मोदी जी को भी बुला रहे हैं क्वाड में भी। बेसिकली ये क्वाड में कुछ ऐसी चीज करना चाहता है जो ये दिखा सके कि यार हमने तो क्वाड में ये करा, तो लोगों के दिमाग में उसकी पिक्चर बन जाएगी, वो ईरान वॉर को भूल जाएंगे कि क्या डील फाइनल करी थी ईरान वॉर। तो फिर मैंने आज की वीडियो में आपको ये बताया कि भाई क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इन 6 पॉइंट्स के वजह से कि अब ईरान डील पास आती नजर आ रही है। मुझे तो एटलीस्ट आ ही रही है। आपको क्या आ रही है नहीं आ रही है आप कमेंट में जरूर बताएं, बट मुझे पास आती नजर आ रही है। और पास आती तो नजर आ ही रही है, प्लस मुझे ईरान की तरफ जाती हुई ज्यादा नजर आ रही है। आपको क्या हो रहा है, क्या नजर आ रहा है, क्या समझ में आता है, आप कमेंट में जरूर बताएं। फिर मैंने आप बताया कि क्योंकि ईरान की तरफ डील जाती हुई नजर आ रही है, तो उससे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ट्रंप को कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन चाहिए। तो ये सारे डिस्ट्रैक्शंस मैंने आज आपको समझाया कि ये सारे डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप जो एक ईरान फेवरेबल डील है उससे अब लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये सारे पॉइंट्स को वो धीरे धीरे आगे पुश करता जा रहा है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि हम यहाँ पर जियोपॉलिटिकल अपडेट्स देते हैं और उनके इनसाइट्स भी बताते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर महादेव।